नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी आपका दोस्त, सहयोगी व मोटिवेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित व्याख्या से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, इंडियन आर्मी, सीईटी और तमाम स्टेट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर एक मोटिवेशन कोट के साथ। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, एम के गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ और किस वर्ष हुआ? बेलगांव अधिवेशन 1924 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन 1924 में। अपना आंसर क्या होगा? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा 1906 में। अपना आंसर कौन सा होगा? 1906 में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ढाका एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। यहीं मुस्लिम लीग का गठन हुआ था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभु कौन है? जनता संप्रभु है, संविधान संप्रभु है, राष्ट्रपति संप्रभु है, संसद संप्रभु है। तो अपना आंसर होगा दोस्तों जनता। अपना आंसर क्या होगा? जनता संप्रभु है। अब व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जनता संप्रभु है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये उल्लेखित है कि भारत में कोई आनुवंशिक शासक नहीं होगा। ये एक प्रजातंत्र है तथा जनता अपनी सरकार स्वयं चुनेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 25वां संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। अपना आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं इनकी व्याख्या देख लेते हैं। इस उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान संशोधन किया गया। पहले पैरा में दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष एवं छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ यूनियन होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा अनुच्छेद 1। अपना आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1। व्याख्या, संविधान में अनुच्छेद 1(1) में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय परिसंघ राज्यों के बीच करार का परिणाम नहीं हो। दूसरा है, राज्यों को विलग यानी कि अलग होने का अधिकार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा,
मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की राय पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अब इनका विवरण देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के दो आधार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कदाचार और दूसरा है असमर्थता। तो दोस्तों इस दो आधार पर ही संविधान में विहित प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। इसके लिए राष्ट्रपति को एक समावेदन देकर ये प्रार्थना करनी होगी कि न्यायाधीश को हटाया जाए। ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाना है तो उस पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के, और यदि राज्यसभा में लाया जाना है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या वृद्धि की गई? राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल को उनके राय पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राष्ट्रपति केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की राय को रोक सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की राय को ठुकरा सकता है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल को उनकी राय पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अपना आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल को उनकी राय पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अब इनका विवरण देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के बाद भेजी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया, और यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल। तो दोस्तों अपना आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। अपना आंसर क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा। अब विवरण देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु के तत्पश्चात बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, संघीय। तो दोस्तों अपना आंसर होगा संघीय। अपना आंसर क्या होगा? संघीय। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। इसमें न्याय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा की बातें निहित है। इसमें संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र एवं गणराज्य की बातें भी निहित है। चलो अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर सोरेनसन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अपना आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। चलो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 24 जनवरी 1926 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर सोरेनसन। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही। कैसे लगा हमारा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं, और
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।